धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खुद को यहोवा कम्युनिटी, जी हां, खुद को यहोवा समुदाय का ईसाई और यहूदी बताने वाले लोगों की प्रार्थना सभा में आज साउथ इंडिया के राज्य केरला में एक के बाद एक कई सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है। 40 के आसपास लोग घायल हैं, जबकि 8 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरे मामले के बाद एक नाम जो उभर कर सामने आया है, उसे लेकर पूरे देश में हल्ला सा मच गया है। सोशल मीडिया हो, हर तरफ सिर्फ खालिद मशाल के नाम की चर्चा की जा रही है। खालिद मशाल को हमास लीडर बताया जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि हमास के लीडर खालिद मशाल की इतनी चर्चा क्यों की जा रही है, और आज के जो सीरियल ब्लास्ट हैं उससे खालिद मशाल का क्या लेना देना है, क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है। साथ ही आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि खालिद मशाल का इतिहास क्या रहा है और वर्तमान क्या स्थिति है। हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले केरला के राजनीतिक हालात पर एक नजर डलवाना चाहता हूं आपकी। जैसा कि मैंने बोला कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का एक राज्य है केरला, जो 100% शिक्षित राज्य माना जाता है। जब से 56 इंच का सीना रखने वाले सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से केरला की एक अलग इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल का वाकया आप याद कर सकते हैं कि द केरला स्टोरी बनाकर बताने की कोशिश की गई कि सब यहाँ की हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाता है, विदेशों में ले जाया जाता है, धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनको ISIS में शामिल करा दिया जाता है। फिल्म में दिखाए गए तथ्यों पर जब सवाल खड़े किए गए तो कहा गया कि कोई हजारों लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी बयान की गई है, लेकिन उसके जरिए पूरे केरला को बदनाम किया गया। इससे पहले आप देख सकते हैं PFI नाम का एक संगठन है, जिसको वर्तमान समय में सरकार ने प्रतिबंध कर रखा है। उसको केरला का सबसे बड़ा गढ़ बताया जाता है। उसके जरिए पूरे केरला को आतंकवाद का अड्डा बताने की खूब कोशिश भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकारों के जरिए खुल्लम खुल्ला की जाती है। उससे पहले लव जिहाद का मामला उठा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां आए दिन जाती रहती हैं केरला और वहां से लोगों को उठा लाती है, क्योंकि केरला के ज्यादातर लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, तो उनके संबंध आसानी से किसी भी संगठन के साथ जोड़े जा सकते हैं। वैसे आप जानते हैं कि केरला की सबसे ज्यादा नर्सें होती हैं हमारे देश के अस्पतालों में ही नहीं, दुनिया भर के अस्पतालों में पाई जाती हैं और सेवा करती हैं। लेकिन पिछले 9-9.5 साल से केरला की एक अलग इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद RSS बीजेपी को केरला में कामयाब नहीं करा पा रहा है, और खूब हंगे में मचाए जाते हैं कि RSS के नेता की हत्या कर दी गई, RSS के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, यहाँ पे वामपंथियों की सरकार है। लेकिन फिर भी यहाँ खूब पैर रगड़ने के बाद भी, और हाल फिलहाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें तो आदित्यनाथ योगी का खूब इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर भी केरला में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है। साथ ही आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इसी साउथ इंडिया का एक राज्य है कर्नाटक, जहां बीजेपी की सरकार उसके हाथ से जा चुकी है। यही नहीं, JDS के साथ उसने मिलकर गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, वो भी टूटने के कगार पे है, क्योंकि बीजेपी में भी बगावत हो गई है और JDS में भी बगावत हो गई है। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी बीजेपी का साथ छोड़ के जा चुकी है। तेलंगाना में बीजेपी का कुछ है नहीं। जो दंगाई विधायक था इनका T राजा सिंह, उसको वापस लेने पर ये मजबूर हो गए हैं, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इनका कुछ उठ नहीं रहा है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि साउथ इंडिया भाजपा मुक्त हो गया है तो ये कुछ गलत ना होगा, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं आज की घटना को लेकर। देखिए, आज की घटना के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट छपी हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम अखबारों में, उनके हवाले से बताते हैं आपको। कोची यहाँ का एक जिला बताया जा रहा है, कोची जिले का एक इलाका बताया जा रहा है, कालामसेरी। कालामसेरी में एक कन्वेंशन सेंटर है। वहां पर पिछले 3 दिनों से यहोवा कम्युनिटी यानी कि यहोवा समुदाय के, अपने आप को यहूदी भी बताते हैं वो लोग और अपने आप को ईसाई भी बताते हैं, उन लोगों के जरिए पिछले 3 दिनों से एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें वो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर चर्चा कर रहे थे। कल उन्होंने इजराइल को लेकर यहां पर एक प्रस्ताव पास किया इजराइल के समर्थन में, और आज जब उनका आखिरी दिन था, प्रार्थना सभा चल रही थी, सुबह 9-9:30 बजे का वक्त है, उसके बाद एक एक कर यहां पर कई सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 40 के आसपास लोग घायल हैं, कई की हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात के बाद
जो स्थानीय सरकार है उसने पुलिस की एक एसआईटी बनाई है, वो पूरे मामले की जांच कर रही है। डीजीपी मौके पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा अमित शाह खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। मीडिया बता रहा है कि उन्होंने वहां पे एनआईए को भेज दिया, आईबी को भेज दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पल पल का वो अपडेट ले रहे हैं। मीडिया ने पूरी खबर को ऐसे चलाना शुरू कर दिया है जैसे कि इसी खबर के जरिए 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, आप जानते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में चुनाव चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहां पर बीजेपी कामयाब हो जाएगी क्योंकि इसकी आड़ में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जा सकता है। तो पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है दिल्ली के तमाम चर्चों की सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल और खालिद मशाल का एंगल कहां से आया, वो जान लीजिए। देखिए, एक संगठन है जिसका नाम है जमाते इस्लामी ए हिंद, और इसका एक और छात्र संगठन है जिसे आप कह सकते हैं सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हर राज्य में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो इसने क्या काम किया, शुक्रवार को एक प्रोग्राम आयोजित किया जो फलस्तीन में इजराइल की जारहियत चल रही है उसको लेकर, और उस प्रोग्राम का जो शीर्षक रखा वहीं से असल में बवाल शुरू हो जाता है। लेकिन बवाल उससे भी ज्यादा बड़ा तब हो गया जब इस प्रोग्राम को वर्चुअली तौर पे पहले से रिकॉर्डेड एक प्रोग्राम के जरिए हमास के नेता खालिद मशाल ने संबोधित किया। 7 मिनट का वो वीडियो प्ले किया गया और उसके बाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी ने बवाल मचाना शुरू किया और मीडिया ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप प्रोग्राम का नाम देखिए, शीर्षक देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बुलडोजर, हिंदुत्व, और इन्होंने आगे उसमें लिखा रंगभेद, जायोनिस्ट यानी कि जायोनीवाद को इन्होंने लेकर चर्चा की। चलिए, इजराइल के बारे में कुछ भी बोलते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने तो बुलडोजर के बारे में बोला। आप जानते हैं बुलडोजर कहां चलता है, आदित्यनाथ योगी के जरिए बुलडोजर से क्या करवाया जाता है, क्या होता है। आप जानते हैं ये हिंदुत्व की आड़ में क्या क्या चीजें हो रही हैं, जातिवाद और तमाम तरीके की वर्ण व्यवस्था, इसको लेकर हंगामा मचा रहता है। तो इन्होंने इन तमाम चीजों को छूने की कोशिश की। तो इसके बाद भगवा गैंग का चिरागपा होना नॉर्मल सी बात है भाई, होगा ही होगा। अब इस मामले को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात करी SYM के जो चीफ हैं उनसे। उनका नाम हमारे पास आया है सुहेब सिटी। तो उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ, हमास कोई आतंकवादी संगठन है क्या? हमारी सरकार ने उसको कोई गैर कानूनी संगठन घोषित कर रखा है क्या? हमास का लीडर अगर यहाँ पर बोलेगा तो वो किसी तरह से गैर कानूनी है क्या? यानी कि उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बातें की और ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि अगर उनका कोई संबोधन हुआ भी है तो इसमें कौन सा हंगामा बर्पा हो रहा है। लेकिन मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि असल में इस प्रोग्राम को हमास के लीडर जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, इस्माइल हनाई, वो भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उन्होंने संबोधित नहीं किया। वैसे आपको बता दें कि हमास के बारे में उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिखा था जब इजराइल के किबुत्स पर हमला हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं, लेकिन हमास के नाम का जिक्र नहीं किया था। आपको यह भी बता दें, हमास हो या हिजबुल्लाह हो, उन्होंने कभी भारत के मामले में कोई चीज नहीं की है, मतलब यहां कुछ भी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए हमारी सरकार ने उनको किसी भी तरीके से प्रतिबंध नहीं कर रखा है, आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर रखा है। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इजराइल का राजदूत कह रहा है कि जो हमास है उसको आतंकवादी संगठन घोषित करो। कंगना रनावत मिलकर आई है, वो कह रही है। इसके अलावा पूरा भगवा गैंग कह रहा है और अब ये घटना हो गई है। तो क्या ये संयोग है या वाकई में अब हमास जो है आतंकवादी संगठन घोषित होने जा रहा है भारत की धरती पर? अब बात कर लेते हैं कि कौन है खालिद मशाल। देखिए, कुछ चीज़ें हमने विकिपीडिया करके निकाली हैं, कुछ चीज़ें हमने कुछ पोर्टल पढ़ के निकाली हैं। उन्हीं के आधार पे तमाम जानकारियां मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम है खालिद मशाल। और खालिद मशाल जो है वो मूल रूप से रहने वाले बताए जा रहे हैं फिलिस्तीन का एक इलाका पड़ता है वेस्ट बैंक, जहाँ पे अभी इसराइल ने खूब कब्जा कर रखा है, पूरा उसी का प्रशासन चलता है। जैसे गाजा सिटी पे तो हमास का प्रशासन चलता है, आप लोग जानते ही हैं। वहाँ का रहने वाला परिवार है। लेकिन जब 1967 में जंग हुई थी अरबों की और इसराइल की, उसके बाद इनका परिवार यहां से चला गया था। कभी ये लोग कतर में रहते हैं, कभी ये जॉर्डन में रहते हैं, कभी ये मिस्र में रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बताया जाता है कि खालिद मशाल रहता है कतर में और ये जो है
पूर्व चीफ रह चुका है हमास का। इसी ने 1987 में हमास की स्थापना की थी, यानी कि फाउंडर मेंबरों में से रहा है। उसके बाद से 2017 तक ये हमास का टॉप लीडर रहा है, 2004 से 2017 के बीच में। 2017 में चुनाव हुआ तो इस्माइल हनाई जो है चीफ बन गए और इसको अंतरराष्ट्रीय मामलों का चीफ बना दिया गया। ये कतार में रहता है। लेकिन इसके ताल्लुक से एक खबर निकल के सामने आई है कि हाल फिलहाल जो बातें चल रही हैं कि भैया हम बंधकों को छोड़ देंगे और इजराइल जो है फिलिस्तीन के लोगों को जो उसने जेल में बंद कर रखा है उनको रिहा कर दे, वो बातचीत इन्हीं के जरिए चलाई जा रही है। और कतर बार बार कह ही रहा है कि हमने 2 छोड़ दिए, अमेरिका की मां बेटी छोड़ी है और उसके बाद इजराइल की 2 महिलाएं छोड़ी हैं। तो उसमें इनकी अहम भूमिका बताई जा रही है खालिद मशाल की। तो खालिद मशाल जो हैं इसके अलावा एक बार और चर्चाओं में आए थे। वक्त था 1997 का। उस जमाने में जॉर्डन में रहा करते थे। हुआ क्या, कनाडा का जाली पासपोर्ट लेकर जो मोसाद खुफिया एजेंसी है इजराइल की, वो उसके 2 जासूस पहुंच गए जॉर्डन और किसी तरीके से उन्होंने जाकर जहर दे दिया खालिद मशाल को। जी हाँ, जहर दे दिया। उसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले पर बिल क्लिंटन ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद जो उस वक्त वहां पे प्रधानमंत्री था बताया जाता है बेंजामिन नेतन्याहू हुआ करता था, उसने एंटीडोज के बारे में बताया, एंटीडोज दिया गया और खालिद मशाल की जिंदगी बचाई गई। और दोनों जो एजेंट थे उनको कड़ी सजा, तो जानते हैं फांसी की सजा वहां पे दे दी जाती है, तो उनको मौत की सजा सुनाई गई थी। तो खालिद मशाल जो हैं वो एक एक्टिव माने जाते हैं और एक बड़े नेता माने जाते हैं और यही उनके बारे में जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामले देखते हैं हमास के। तो अब उनका नाम यहां पर आ रहा है क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या यूं कहें कि प्री रिकॉर्डेड उनका बयान था, वो यहां स्क्रीन पर चलाया गया। 7 मिनट का बयान है और उसके बाद आज ये जो हमले हो गए तो इससे इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है जब हमास के किसी लीडर पर भारत के अंदर किसी तरह की कोई घटना को अंजाम दिए जाने का शक जताया जा रहा, वरना आज तक कोई शक भी नहीं जताया गया है। देखते हैं जांच एजेंसियां जांच को किस ओर लेके जाती हैं और क्या अब हमास भारत की धरती पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाएगा। और इसी के जरिए 2024 का चुनाव और 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में हो रहा सेमीफाइनल चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। कुछ और एक्सपर्ट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे देंगे इजाज़त।